सम्मानित सदस्यों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और सबसे अधिक तो हमारे जो आज के की स्पीकर हैं, हमारे शशांक शेखर, सीए शशांक शेखर जी, जो कि हमारी आईआईजीसी कमेटी के भी चेयरमैन हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जैसे हम हर शुक्रवार को 4 से 5 एक वेबिनार रखते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, जिससे कि हमारा जो हमारे रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं या हमारे किसी मेंबर्स की कोई समस्या रहती है या किसी डिपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम होती है, तो उसके ऊपर हम डिफरेंट वेबिनार सकते हैं। तो आज का जो वेबिनार है वो जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड ऑर्डर्स जो जीएसटी काउंसिल ने इधर अभी जारी किए हैं, पिछले साल 21 तारीख को भी उनकी एक जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने काफी करेक्शंस करे थे। तो उसके ऊपर हमारे जो पीए शशांक शेखर जी हैं, आज सारा इनपुट आपको देंगे। मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ। कल जीएसटी के बोर्ड में या एसजीएसटी वाले हमेशा अब एक उत्सव मनाते हैं। तो नॉर्मली वो हर साल अपने एसजीएसटी भवन में मनाते थे। इस बार उन्होंने 3 दिन से फॉलो करके उन्होंने आईए भवन को चुना है कानपुर में। तो कल आईए भवन में वो अपना भामाशाह का एक सम्मेलन करेंगे, जिसके अंदर में जितने इंडस्ट्रीज हैं या जितने ट्रेडर्स हैं जिनका रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा, जो उनकी तरफ से प्रमुख करदाता होंगे, उनको भी सम्मानित करते हैं। तो मैं अधिक समय न लेते हुए, चूंकि ऑलरेडी हम 10 मिनट शेड्यूल से लेट चल रहे हैं, मैं अपने अध्यक्ष श्री नीरज सिंघल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया आए और अपने संबोधन से सबको आज लाभान्वित करें। अध्यक्ष जी। धन्यवाद आलोक जी। सर्वप्रथम अपने बीच में उपस्थित हमारे जितने भी पास्ट प्रेसिडेंट हैं उनको, सेंट्रल ऑफिस बेरर, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, वर्किंग ग्रुप चेयरपर्सन, चैप्टर चेयरपर्सन, डिविजनल चेयरमैन और सबसे महत्वपूर्ण हमारे मेंबर्स, आप सभी को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। दोस्तों, शशांक जी के बारे में मैं ज़्यादा क्या कहूँ, हम सब चिर परिचित हैं इनसे। इनकी जो शैली है उससे भी हम चिर परिचित है। ये ना सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में सरल भाषा में उसका संधि विच्छेद करते हैं, बल्कि उस सब्जेक्ट पर पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप स्टडी अच्छी करते हैं। जिस तरीके से आप केस स्टडीज सामने रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जहन में उतर जाती है और आसान भाषा में वो उसको समझ में आ जाता है कि मैं जीएसटी में अब क्या चेंज होने वाले हैं, क्या चीज का मुझे अपनी फैक्ट्री पर, मुझे अपने काम करते हुए चीजों का ध्यान करना है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे अपने आलोक जी से निवेदन करूंगा कि शशांक जी को आमंत्रित करें आज के मुद्दों पर, आज के टॉपिक पर अपने विचार रखने के लिए, और हम उन सब चीजों को कैसे अपनी फैक्ट्री पर इजीली इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे हम अपने व्यापार में उनके ऊपर अगर कोई करेक्टिव एक्शन लेना है ले सके, जिससे आने वाले समय की परेशानियों से बचे, उसकी तरफ हम बढ़ सके। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और मैं अपने बीच पीए शशांक शेखर जी से रिक्वेस्ट करूंगा, कृपया आज का अपना उद्बोधन दें और जो करेक्शंस और अमेंडमेंट्स जो अभी जीएसटी काउंसिल ने कराया है, उससे हमारे इंडस्ट्री को क्या इम्पैक्ट आने वाला है, उसके ऊपर बताएं। Thank you, Alok ji. National President of our association, Shri Neeraj ji Singhal, General Secretary Shri Alok Agarwal ji, respected past presidents and all the senior members from the industry. सभी को मेरा नमस्कार, a very good afternoon to all of you. आज मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है आप सब लोगों के बीच में, वो दी गई है कि जो रिसेंट हमारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, जो 53rd जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द थर्ड टर्म ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, और अच्छी बात यह है कि इस मीटिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं, और डिसीजंस ऐसे हैं कि वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, चाहे हमारे माइक्रो मेंबर्स हो, स्मॉल मेंबर्स हो या मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हो,
सभी के लिए वो चेंजेस कहीं ना कहीं सभी के लिए रेलेवेंट हैं, और मेजॉरिटी ऑफ द चेंजेस पॉजिटिव इम्पैक्ट या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फैसिलिटेट करने वाले चेंजेस हैं। हमारे बीच में जब ये जीएसटी काउंसिल का अपडेट आया मीटिंग के बाद, जो हमारे पास अपडेट आया उसके बाद रीसेंट चेंज एक ये भी है कि कल गवर्नमेंट ने कई सारे सर्कुलर्स भी जीएसटी के अंदर नोटिफाई कर दिए हैं जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं। तो आज हम मेरे डिस्कशन के दौरान मेरी पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो रेलेवेंट चेंजेस हमारे मेंबर्स के लिए हैं, चाहे वो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के हैं, चाहे वो कल इंट्रोड्यूस हुए सर्कुलर्स में हैं, उन सारों को पॉइंट वाइज हम डिस्कस करें। और ऑफ कोर्स आपकी जो भी क्वेरीज इन इश्यूज से रिलेटेड या इन इश्यूज से अनरिलेटेड जो भी जीएसटी की क्वेरीज होंगी, वो भी सारी मैं लेने के लिए आप सबके बीच में उपस्थित रहूं। पहला इंपॉर्टेंट चेंज हम सभी के लिए ये है कि जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ तो एक बहुत बड़ी डिमांड हमारी इंडस्ट्री की ये थी, मेंबर्स की ये थी कि ड्यूरिंग द इनिशियल इयर्स ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन, यानी कि 2017, 18, 18, 19 एंड 19, 20, क्योंकि जीएसटी लॉ नया था, सभी लोग इसको समझ रहे थे, गवर्नमेंट के एंड पर भी कई सारे फॉल्ट्स हुए, कई सारे डिफॉल्ट्स हुए। तो जो गवर्नमेंट के एंड पर डिफॉल्ट्स हुए उसके लिए कोई पेनल्टीज या कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन डे वन से टैक्स पेयर के लिए क्यों इंटरेस्ट और पेनल्टी है, जबकि हो सकता है उससे अनजाने में गलती हुई। तो गवर्नमेंट ने इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये डिक्लेयर कर दिया है कि 17, 18, 18, 19 और 19, 20 के ऐसे डिमांड नोटिसेस जो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन पर बेस्ड नहीं है, यानी कि जहां पर इंटेंशनल टैक्स की चोरी नहीं है, या जो टेक्निकली समझना चाहें जो सेक्शन 73 के नोटिसेस हैं, जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यूपी स्टेट गवर्नमेंट वाले इशू कर रहे हैं, उन सब में गवर्नमेंट अब ऑप्शन देने जा रही है कि आप सिर्फ अपना टैक्स का अमाउंट जमा करा दीजिए, कोई ब्याज, कोई पेनल्टी जमा कराने की जरूरत आपको नहीं है। और इसकी समय अवधि भी सरकार ने इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक दी है, यानी कि ये ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं टिल 31 मार्च 2025। दूसरा एक इंपॉर्टेंट डिसीजन इस बार की जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये लिया गया है कि अननेसेसरी लिटिगेशन को अवॉइड किया जाए। आज जैसे फर्ज करिए किसी का भी कोई डिमांड नोटिस जीएसटी में आ गया और वो अगर किसी लेवल पर सेटल होता है, तो कहीं ना कहीं एक एप्रीहेंशन रहती है माइंड में कि शायद डिपार्टमेंट अब इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में ना चला जाए। तो इस जीएसटी काउंसिल में एक लिमिट तय करी गई है कि अगर डिमांड उस अमाउंट से बड़ी होगी तो ही उसके आगे अपील में जाएगा डिपार्टमेंट, अन्यथा डिपार्टमेंट अपील में नहीं जाएगा। अगर डिमांड 20 लाख रुपए से कम है तो ट्रिब्यूनल में अपील में डिपार्टमेंट नहीं जाएगा। अगर 1 करोड़ रुपए से कम की डिमांड है तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट में अपील में नहीं जाएगा। और अगर 2 करोड़ रुपए से कम की डिमांड है तो डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट अपील में नहीं जाएगा। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चेंज, और इसमें मैं कुछ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट भी जोड़ना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश में हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग जीएसटी काउंसिल से जस्ट इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग के पहले हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल के पूरी वरिष्ठ टीम वहां के ऑफिसर्स की, लेड बाय द आईएएस ऑफिसर जो उस टेक्निकल ब्यूरोक्रेटिक टीम को लीड कर रहे हैं, वो वहां पर मौजूद थे। और हमने अपने मेंबर्स के कई सारे विषयों को उनके सामने रखा। एक एक पॉइंट को उन्होंने डिटेल में सुना, एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करा, एक एक पॉइंट पर डिबेट हुआ, और जो वैलिड पॉइंट्स थे उन्होंने उनको नोट भी करा और उस पर एश्योरेंस दिया कि वो उसमें जो मैक्सिमम बेनिफिट दे पाएंगे वो उसमें प्रयास करेंगे। इन सबमिशंस में हमारा एक सबमिशन ये भी था कि जीएसटी में अपील फाइल करने के लिए जो एक परसेंटेज ऑफ डिमांड हमें डिपॉजिट करानी पड़ती है, वो परसेंटेज ऑफ डिमांड बहुत हाई है।
जैसे ट्रिब्यूनल अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है, ट्रिब्यूनल अभी होने जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल में अपील फाइल करने के लिए प्रोविजन ये कहता था कि आपको 30% ऑफ द डिमांड जमा कराना पड़ेगा। अब इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमने इसको कम करने की डिमांड रखी थी जीएसटी काउंसिल के सामने, उन्होंने इस पॉइंट को एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया, और इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इस 30% ब्रैकेट को कम करके 20% ब्रैकेट में ले आया जाएगा, यानी 10% की सीधी सीधी छूट उन्होंने अपील फाइल करने के लिए इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में अलाउ कर दी। ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ एक और विषय हमने जीएसटी काउंसिल के सामने रखा, जिसमें ट्रिब्यूनल को फॉर्मेशन में होने वाली डिले और उससे रिलेटेड जो इरेगुलरिटीज हैं, उससे आने वाली जो परेशानियां हैं, वो सारी भी हमने जीएसटी काउंसिल के सामने रखी। तो उसमें उन्होंने अश्योर किया कि जीएसटी काउंसिल में जो लीड कर रहे हैं, उन्होंने अश्योर किया कि जीएसटी ट्रिब्यूनल फॉर्मेशन का काम बहुत तेजी से सरकार कर रही है, और एक एप्रीहेंशन आप सभी लोगों के सामने होगा, यदि किसी की अपील, फर्स्ट अपील या कमिश्नर अपील के पास से ऑर्डर फेवरेबल नहीं आया है, तो आप सबको एक एप्रीहेंशन होगा कि अब हम ट्रिब्यूनल में क्योंकि फॉर्म नहीं है अभी, तो हम अपनी अपील को कहाँ फाइल करें, और ट्रिब्यूनल के फॉर्मेशन में क्योंकि इतना समय ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हमारी अपील आगे अब ट्रिब्यूनल में एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी। तो इसके लिए भी जीएसटी काउंसिल ने ये नोटिफाई कर दिया है कि ट्रिब्यूनल, जितनी भी अपील्स ट्रिब्यूनल में फाइल होने के लिए पेंडिंग है, सारी की सारी कंसिडर की जाएंगी, और जो उनका समय अवधि है, जो टाइम लिमिट है जिसमें वो अपील फाइल होनी चाहिए, उसको 3 महीने का समय कम से कम दिया जाएगा, जिस डेट से ट्रिब्यूनल इफेक्टिव हो जाएगा। तो फर्ज करिए ट्रिब्यूनल 1 दिसंबर से एक्टिव हो जाता है, तो कम से कम 3 महीने का समय 1 दिसंबर से मिलेगा, जहां पर आप अपनी कोई भी, कितनी भी पुरानी पेंडिंग अपील हो, उसको ट्रिब्यूनल में जाकर आप फाइल कर सकते हैं। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीफ, इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी, यानी कि 17, 18, 18, 19, 19, 20, इवन 20, 21, इन सभी सालों में जीएसटी में एक टाइम लिमिट थी कि किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने कोई परचेज करी, फॉर एग्जांपल आपने 1920 में कोई परचेज करी, तो उसका लास्ट डेट क्रेडिट अवेल करने का था 30th of September 2020। 1920 में आपने कोई परचेस करी, तो लास्ट डेट थी क्रेडिट अवेल करने की 30th of September 2020, और अगर आप उस डेट तक क्रेडिट अवेल करना मिस कर गए, तो लॉ ये कहता था कि अब आपको हम क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि इनिशियल ईयर्स थे, क्रेडिट को लेकर बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कई बार क्रेडिट क्लेम्स लोगों के मिस हुए, डिले लिए गए। इसके लिए भी सरकार ने एक रिलीफ, एक रिलैक्सेशन पास्ट पीरियड के लिए दिया है, अप टू फाइनेंशियल ईयर 2021। गवर्नमेंट कह रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट टाइम लिमिट, चाहे 17-18 का क्रेडिट हो, चाहे 18-19 का क्रेडिट हो, चाहे 19-20 का हो, चाहे 20-21 का हो, आपने वो क्रेडिट अगर नवंबर 2021 तक अवेल कर लिया है, तो हम आपको क्रेडिट अलाउ कर देंगे। जो रिस्ट्रिक्टिव टाइम लिमिट थी सितंबर वाली, उससे आपका क्रेडिट क्लेम बार नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो डिक्लेयर करी है जीएसटी काउंसिल ने, आपको अपनी जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइल करनी होती है बाय 20th of एनी मंथ। फॉर एग्जाम्पल, किसी मंथ में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ रही है 10 करोड़ रुपए की, जब तक आप वो टैक्स पे नहीं करेंगे, आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी कुछ पेमेंट स्टक है कहीं, आप अभी 5 करोड़ रुपए ही पे कर सकते हैं, आपने 5 करोड़ रुपए अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डाल दिया टैक्स पे करने के लिए, बाकी बैलेंस पेमेंट आपकी कभी कहीं से आनी है, आप रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे हो, तो आप सभी को मालूम होगा कि जितने डेज आप रिटर्न फाइलिंग डिले करते हैं,
आपको उतने दिन का इंटरेस्ट जीएसटी पर पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने इसमें एक रिलैक्सेशन ये दिया है कि जितना अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है, जिस डेट को रिटर्न फाइल करनी थी और जिस डेट को एक्चुअल रिटर्न फाइल करी, उस पीरियड का उतने अमाउंट का ब्याज आपसे नहीं लिया जाए। तो मेरे एग्जाम्पल में 5 करोड़ रुपया जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में था, उसका ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। जो बैलेंस 5 करोड़ रुपया है, उसी का ब्याज सरकार आपसे गोइंग फॉरवर्ड अवेल करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट रिवर्स चार्ज को लेकर, आप जो जीटीए की सर्विसेज यानी कि ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज अवेल करते हैं, आप जो लॉयर की सर्विसेज अवेल करते हैं, आप कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज अवेल करते हैं, आप कुछ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करते हैं, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कवर होती हैं। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये है कि उन सर्विसेज उन ट्रांजैक्शंस पर आपको खुद टैक्स जमा कराना है, कैश से टैक्स जमा कराना है, खुद उसका क्रेडिट अवेल करना है और खुद ही उसका इनवॉइस भी रेज करना। तो अभी इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये था कि मेरे को बिल दे दिया 1 जुलाई को और मैंने उसके अगेंस्ट में अपना इनवॉइस रेज करा 1 नवंबर को, तो क्या मेरी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी 1 जुलाई के हिसाब से देखी जाएगी या 1 नवंबर के हिसाब से देखी जाएगी? तो अब क्लैरिफिकेशन दे दी गई है कि आपकी क्रेडिट एलिजिबिलिटी अवेलेबिलिटी 1 नवंबर यानी कि जिस डेट को आपने इनवॉइस इशू करा है उस डेट से देखी जाएगी, ना कि जिस डेट को उस सप्लायर ने इनवॉइस इशू करा है। यहां पर गौर करने वाली बात और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आपका ट्रांसपोर्टर है, जो आपके एडवोकेट हैं, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, तब इस प्रोविजन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे ऑडियंस में जो किसी वजह से इनिशियल ईयर्स ऑफ जीएसटी में, मेरे को याद आ रहा है कि बिजनौर से आप में से एक हमारे मेंबर है, उनका मेरे पास कॉल आया था और वो कुछ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड मिस कर गए थे आरसीएम पे करना, डिपार्टमेंट उन पे अब डिमांड रेज कर रहा था, तो वो इस प्रोविजन का बेनिफिट ले सकते हैं। वो आज उस टैक्स को पे कर सकते हैं, आज अपना इनवॉइस इशू कर सकते हैं और आज उस पर पूरा क्रेडिट ले सकते हैं और पूरी प्रोसीडिंग से बच सकते हैं जो आरसीएम पे करना वो पहले मिस कर गए थे उससे। एक जीएसटी में एक जीएसटी कंप्लायंट क्रेडिट नोट्स होते हैं, जिसमें मैंने फर्ज करिए किसी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी का इनवॉइस रेज कर दिया और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट एडजस्टमेंट किसी वजह से मैंने सप्लाई के बाद में 10 लाख रुपए का उनको क्रेडिट नोट दिया अलोंग विद जीएसटी। तो ये जो मैं जीएसटी वाला क्रेडिट नोट देता हूं, इसमें जीएसटी लॉ ये कहता है कि आपको इंश्योर करना है सप्लायर को कि प्रोपोर्शनेट क्रेडिट रिवर्सल should have happened at the end of the recipient, that the recipient के recipient जो है क्रेडिट नोट का, उसने भी प्रोपोर्शनेट अपना क्रेडिट कम किया हो। आप अगर 10 लाख रुपए का क्रेडिट नोट दे रहे हैं तो आप तो अपनी टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स कम कर रहे हैं, पर इंश्योर करिए कि जिसको आप क्रेडिट नोट दे रहे हैं उसने भी 10 लाख रुपए का जो आईटीसी है 10 लाख रुपए के ऊपर, उतना प्रोपोर्शनेटली अपना आईटीसी रिवर्स कर दिया। अब आप इसको प्रैक्टिकली कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपके रिसिपिएंट जो है उसने क्रेडिट रिवर्स कर दिया? कोई प्रैक्टिकल ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जिससे आप ये चेक कर सकें। और इसी को लेकर डिपार्टमेंटल ऑडिट्स में, डिपार्टमेंटल इन्वेस्टिगेशन में, डिपार्टमेंटल असेसमेंट में, अब जिन्होंने भी जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करें उन सभी को ये चैलेंज आ रहा था कि वो कैसे सब जस्टिफाई करें कि उनके रिसिपिएंट ने जीएसटी क्रेडिट रिवर्स कर दिया। इसको लेकर गवर्नमेंट ने कल ही सर्कुलर इशू करा है। उस सर्कुलर में कहा गया है कि अगर पूरे साल में एक रेसिपिएंट से 5 लाख रुपए से ऊपर का रिवर्सल अमाउंट है
तो आप उनसे कहिए कि एक सीए सर्टिफिकेट आपको दे दें कि उन्होंने वो आईटीसी का रिवर्सल कर दिया है, और वो सीए सर्टिफिकेट जस्टिफाई कर देगा कि आपने इंश्योर करा कि उन्होंने क्रेडिट रिवर्सल कर दिया। अगर ये क्रेडिट रिवर्सल एक साल में एक पार्टी से 5 लाख रुपए से कम है, तो आप सिर्फ एक डिक्लेरेशन ले लीजिए सामने वाले से कि उन्होंने क्रेडिट रिवर्सल कर दिया है, और वो डिक्लेरेशन आपके लिए सफिशिएंट है। ये आप प्रेजेंटली भी कर सकते हैं, और पास्ट पीरियड्स यानी कि सिंस 1 जुलाई 2017 भी आप लोग इसको अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द पास्ट पीरियड्स ऑल्सो। मतलब ये रेट्रोस्पेक्टिव है, पुरानी भी लेनी पड़ेंगी? जी मैडम, रेट्रोस्पेक्टिवली अलाउ किया गया। सर एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट जो जीएसटी काउंसिल ने अभी इंट्रोड्यूस करी है, एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटिंग टू द डिमांड्स दैट वी हैड प्लेस्ड बिफोर द जीएसटी काउंसिल। हमारी रिप्रेजेंटेशन में, अपनी आईआईए के रिप्रेजेंटेशन में एक पॉइंट ये था कि आज रिटर्न्स को रिवाइज करने का कोई ऑप्शन जीएसटी के अंदर नहीं है, और कई बार अनइंटेंशनली, कई बार बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, कई बार कुछ चीजें जो रिटर्न रिवीजन की वजह से टाइमली अडॉप्ट की जा सकती हैं, वो अडॉप्ट नहीं हो पाती। एंड द जीएसटी काउंसिल heard our submission, accepted it, and इसको लेकर एक फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप इस जीएसटी काउंसिल मीटिंग में दिख रहा है, जहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा अब गोइंग फॉरवर्ड टैक्स पेयर्स को कि अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद, 11th को आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी, और जीएसटीआर 3 भी फाइल करने से पहले आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं बिटवीन 11th एंड 20th, तो जीएसटीआर 1A फॉर्म इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उस जीएसटीआर 1A फॉर्म में आप अगर अपनी जीएसटीआर 1 में कोई अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो थ्रू दैट फॉर्म आप वो चेंजेस बिटवीन 11th एंड 20th कर पाएंगे। जो हमारे माइक्रो मेंबर्स हैं, जिनका टर्नओवर किन्हीं का अगर 2 करोड़ रुपए से कम है, तो उनको 23-24 के लिए 9 फाइल करने की जरूरत नहीं है। जैसे पीछे उनके लिए 9 फाइल करने के लिए एग्जेम्पशन थी, उस सेम को 23-24 के लिए भी कंटिन्यू कर दिया गया। अभी हम अपनी B2B रिपोर्टिंग, यानी बिजनेस टू बिजनेस जो हमारी सप्लाईज होती हैं, उसकी हम ट्रांजैक्शन लेवल डिटेल देते हैं अपनी रिटर्न्स में। अगर ई इनवॉइसिंग में है तो वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी B2C सप्लाईज हैं, जो हमारे मेंबर्स B2C सप्लाईज कर रहे हैं, उनके लिए अगर 2.5 लाख से ऊपर की कोई एक ट्रांजैक्शन है तो इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग थी, अदरवाइज एग्रीगेट रिपोर्टिंग के टोटल कितनी B2C सप्लाईज करी, इस 2.5 लाख की लिमिट को, 2.5 लाख की लिमिट को रिड्यूस करके अब 1 लाख की लिमिट की जा रही है। यानी कि 1 लाख रुपीस तक की वैल्यू के इनवॉइसेस को आप एक साथ क्लब करके रिपोर्ट कर सकते हैं। 1 लाख से एक्सीडिंग वाले जो इनवॉइसेस हैं, उनको आपको ट्रांजैक्शन लेवल या इनवॉइस लेवल रिपोर्ट करना होगा, इवन फॉर B2C इनवॉइसेस। इसके अलावा अगर वारंटी रिप्लेसमेंट्स का कोई इशू हमारे किन्हीं मेंबर्स के लिए है, जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर, गुड्स के ऊपर वारंटी देते हैं और अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट्स कराते हैं, तो उसमें 2-3 पॉइंट्स पर बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जीएसटी काउंसिल ने इस बार दी है। पहली ये है कि मान लीजिए आप एक फैन बनाते हैं, और फैन बना के आपने कस्टमर को दिया, उसको 1 साल की वारंटी, तो एक क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल के सामने ये था कि साहब, एक तो केस हो गया कि मेरे फैन के अंदर एक पार्ट डला हुआ था, वो खराब हुआ, मैंने वारंटी में बदल दिया, तो जीएसटी के लॉ कहता था कि कोई बात नहीं, अंडर वारंटी बदला है तो कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, आईटीसी रिवर्सल की जरूरत नहीं है।
लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि साहब मुझे पूरा पंखा ही बदलना पड़ा, किसी वजह से फॉल्ट इतना ज्यादा हो गया कि मैंने पूरा पंखा बदल के ही नया पंखा दे दिया, तो क्या उसे भी अंडर वारंटी माना जाएगा? क्या उस पर कोई जीएसटी देना पड़ेगा, आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा? तो उसको क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अगर आप पूरा प्रोडक्ट भी अंडर वारंटी बदल रहे हैं तो उस पर भी आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, और उसका ना ही कोई आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत है। कुछ हमारे मेंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका डीलर नेटवर्क हो सकता है, और आपका डीलर आपके प्रोडक्ट का स्टॉक मेंटेन करके रखता है, और आपका डीलर क्योंकि वो माल आके बेच रहा है, तो कई बार कस्टमर डीलर के पास आके, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके कहता है कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया था इस कंपनी का और मुझे इस प्रोडक्ट में ये इशू है, इसको आप इमीडिएटली चेंज करके दीजिए। सबसे कॉमन है एलईडी लाइट। एक डेट पड़ी होती है उस पर 1 साल की, और उसमें अगर खराब हो जाए तो हम इमीडिएटली शॉपकीपर से कहते हैं कि आप इसको चेंज करके दीजिए। अब वो ये वेट तो नहीं करेगा कि वहां से माल उठेगा, मैन्युफैक्चरर के गोडाउन जाएगा, फिर चेंज होके आएगा। वो इमीडिएटली वो एलईडी लाइट लेता है और अपने स्टॉक में से उसको एक नई एलईडी लाइट दे देता है। तो क्या ये अलाउड होगा अंडर जीएसटी? इस पे कोई जीएसटी पेबल की लाइबिलिटी आएगी, कोई आईटीसी रिवर्सल की लाइबिलिटी आएगी? तो इसको भी क्लैरिफाई कर दिया गया है कि इसमें भी कोई जीएसटी लाइबिलिटी नहीं है, अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट इसको कंसिडर किया जाएगा। और एक लास्ट विषय इसमें है एक्सटेंडेड वारंटी का। आजकल कई थर्ड पार्टी वेंडर्स ऐसे हैं जो एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए 1 साल की वारंटी तो आपको मिल गई, पर कुछ थर्ड पार्टी वेंडर्स अपनी कॉस्ट पे एक चार्ज लेके एक्सटेंडेड वारंटी आपके प्रोडक्ट के लिए देते हैं। तो अगर एक्सटेंडेड वारंटी देने कहीं से ली गई है तो उस एक्सटेंडेड वारंटी को सेपरेटली टैक्सेबल किया जाएगा, और सेपरेट उस पर टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे, उसको नॉर्मल वारंटी में कवर नहीं रखा जाएगा। ये सर हमारे ऐसे चेंजेस हैं, जैसे कुछ चेंजेस इसमें स्पेसिफिकली पान मसाला टबैको सेक्टर के लिए हैं, कुछ अल्कोहल एथेनॉल ईएनए के लिए हैं। तो मैंने वो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को यहाँ कवर कर लिया है जो जनरली सारे मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल हैं, इंक्लूडिंग द सर्कुलर्स इशूड व्हिच वर इशूड यस्टरडे। आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो, इससे इंडिपेंडेंट कोई चीज से रिलेटेड क्वेरीज हो, आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर। पता लगा वो घंटी बज जाएगी, मैं सो रही यार, मना करती है कि सर आप म्यूट हैं, कमलेश जी आप म्यूट हैं। हेलो। अभी अभी हो गया ठीक जी। तो मैं ये पूछ रहा था, क्वेश्चन ये शायद पुराना ही हो, कि जैसे हमने किसी को सप्लाई किया और फिर उससे 2 साल 3 साल हो गए, पेमेंट नहीं आया, हम इंतजार करते रह गए, और हमने उस पर जीएसटी भी पे कर रखा है, तो हमें बैड डेट्स तो राइट ऑफ करना ही करना है, और जीएसटी भी हम गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो वहां पर कुछ जीएसटी से रिलीफ मिल सकती है क्या? नहीं सर, बैड डेट्स का कोई एडजस्टमेंट लॉ अलाउ नहीं करता। कोई क्रेडिट नोट देने का कोई प्रोविजन हो, कोई हम रिवर्सल का कोई प्रोविजन हो कि भाई वो हमने जो सप्लाई किया था वो हम उसको रिवर्स कर लें, कि भाई उसने हमें पेमेंट नहीं दिया इसलिए हम रिवर्स करना चाहते हैं। सर देखिए, अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखें लीगली तो क्रेडिट नोट एक्चुअली बैड डेट के लिए नहीं है। क्रेडिट नोट प्राइस रिवीजन के लिए, एफिशिएंसी के लिए, सेल रिटर्न के लिए है। बट फिर भी अगर आप क्रेडिट नोट को इशू ही करना चाहें बैड डेट के केस में, तो क्रेडिट नोट को इशू करने की एक समय सीमा है। किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए आप उसके सब्सिक्वेंट 30th ऑफ नवंबर तक उसे इशू कर सकते हैं। अगर उस दौरान आप कंफर्म कर लेते हैं बैड डेट, तो आप इशू कर लीजिए, उसके बियॉन्ड लीगली अलाउड नहीं है। 30 नवंबर के बियॉन्ड नहीं है, किसी यानी 1 साल से फाइनेंशियल, ज्यादा पुराना हो गया तो वो फिर आपका इंक्लूडिंग जीएसटी ही आपको बैड डेट्स में ले जाना होगा, राइट। भले ही वो नहीं सर, एक सर्विसेज साल का बिल है या कि मटेरियल का बिल है। सर्विसेज में नहीं भी नहीं सेम एक कंडीशन होगी। ठीक है जी, इसमें एक साल से ज्यादा ही होगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर के बाद नवंबर की बात करते हैं, दैट मीन्स कि अनदर 5 मंथ्स। नहीं नहीं, जैसे मार्च 24 का नवंबर 24 तक कर सकते हैं ना, यही हुआ हाँ कि जी, हाँ जी, मार्च हाँ 23 जी। का कर सकते हैं? नहीं नहीं, मार्च 24 का। मार्च 24 अकाउंटिंग ईयर का जी जी। नवंबर 24 तक रिवर्स कर लेंगे तो वो रिवर्स अलाउ है, उसके बाद नहीं है।
तो इतना तो आदमी वेट करता है नवंबर के बाद तक कि शायद पेमेंट मिल जाए, शायद मिल जाए, नहीं मिला तभी डिसाइड करना पड़ता है। तो इस पर भी आगे कुछ मतलब गवर्नमेंट को अप्रोच किया जा सकता है कि ये भी एक बहुत मतलब नुकसान की चीज है, और स्पेशली जहां आईटीसी अवेल ना हुई हो उस केस में कंसीडर कर सकती है गवर्नमेंट। चलिए ठीक है। ओके सर इसमें मैं एक चीज कहना अनुपम चाहूंगा, जी, एक हाँ जी, अनुपम गवर्नमेंट जी। का प्रोविजन है कि 6 months में अगर पेमेंट नहीं हुआ तो ही द रेसिपिएंट हैज टू रिवर्स द जीएसटी। तो क्या वाइस वर्सा सप्लायर को उसका क्रेडिट वापस नहीं मिल सकता है? कमलेश सर का जो क्वेश्चन है उसके, शशांक सर। सर आपका क्वेश्चन वैलिड है जी और 180 डेज की पेमेंट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल है, बट वो 180 डेज की जो कंडीशन है वो रेसिपिएंट को डिसएंटाइटल कर रही है टैक्स क्रेडिट से, बट उससे रिलेटेड सप्लायर को कोई रिफंड मिल जाएगा या सप्लायर को कोई बेनिफिट मिलेगा, ये कनेक्टिंग प्रोविजन नहीं है सर। ओके सर। हमारा सर सेकंड क्वेश्चन था, ये आपने जो डिस्काउंट्स के लिए बोला, तो 2019 में सर्कुलर आया था कि अगर सपोज हम कोई डिस्काउंट देते हैं विच कैनॉट बी डिटरमिन्ड एट द टाइम ऑफ सेल, जैसे कोई इंसेंटिव वगैरह दे रहे हैं, तो उसमें वी कैन जस्ट इशू अ ट्रेड क्रेडिट नोट, वी डोंट नीड टू चार्ज जीएसटी, क्योंकि यहाँ पे हमें जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, हमारा रिसिपिएंट जो है वो डेबिट करेगा। तो ये अभी जो नया प्रोविजन आया है इसमें हाउ डज दिस गेट अफेक्टेड सर? थोड़ा काइंडली इसको क्लैरिफाई कर दें। सर जो आप पॉइंट रेफर कर रहे हैं वो आप रेफर कर रहे हैं फाइनेंशियल क्रेडिट नोट, यानी कि नॉन जीएसटी क्रेडिट नोट्स। जी जो मैंने आज प्रोविजन डिस्कस किया है वो डिस्कस किया है फॉर जीएसटी क्रेडिट नोट्स, जहां पर हमने जीएसटी लगाकर क्रेडिट नोट इशू कर। सो ट्रेड क्रेडिट नोट्स दे सकते हैं ना विदाउट विदाउट चार्जिंग जीएसटी? 100%। थैंक यू। शशांक जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर। जो ये सरकार ने 2017, 18, 19 तीनों साल के, तीनों वर्ष के पेनाल्टीज और उसको वापस करने का जो निर्णय लिया है, इसमें जो लोग अपने केसेस करा चुके हैं और पेनाल्टी और टैक्स इंटरेस्ट जमा कर चुके हैं, क्या उनका भी वो रिफंड होगा या वो मांग सकते हैं? सर देखिए, ये अभी एक अनाउंसमेंट है, इसका फाइन प्रिंट अभी अवेटेड है, अमेंडमेंट अवेटेड है, लेकिन हिस्टोरिकली गोइंग एंड some information, limited information what we have, there is no idea to give any right of any refund for what has already been paid. तो सरकार के पास चला गया वो तो चला गया। नहीं, लेकिन वापस होना सरकार चाहिए। से वापस लेना, जो ईमानदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपने इंटरेस्ट पे किया, पेनाल्टी पे की, टैक्स पे किया टाइम से। और राजीव जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो ईमानदार इंडस्ट्री मतलब बाकी नहीं है? नहीं, जिन्होंने नहीं पे किया कि देखा जाएगा, अरे सरकार करेगी, देखा जाएगा, जैसे लोग टैक्स नहीं जमा करते हैं तो उनको फायदा होगा, और जिन्होंने ईमानदारी से जमा कर दिया और वो नुकसान में हो जाएंगे। तो इसके खिलाफ हम लोग को कहना चाहिए कि अगर ऐसे कुछ केस, राजीव जी ये कहिए ईमानदारी से नहीं, भोलेपन में कर दिया। अगर नहीं, ऐसे कुछ केस होंगे राजीव जी, जी, तो दीजिएगा उनको, जब जीएसटी काउंसिल के सामने रखा जाएगा तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ उस पर भी सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। ठीक है भाई। अर्चित जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शशांक जी, आपका क्वेश्चन आवर चालू हो गया ना? जी सर। सर ये एफओआर सेल से रिलेटेड पूछना चाह रहे थे कि अगर एफओआर सेल करी है तो क्या उसमें भाड़े पे आरसीएम देना जरूरी है? देखिए, एफओआर सेल में तो टर्म्स यही हुए कि आप डिलीवरी आप करके देंगे। नहीं सर, माल की कीमत में अगर भाड़ा जोड़ दिया है और उस पर टैक्स दे दिया है तो क्या उसके बाद उस पर आरसीएम भी देना जरूरी है? सर वो तो आपने अगर माल की कीमत में जोड़ा तो वो तो आपकी सेल वैल्यू हो गई जो आप कस्टमर से चार्ज कर, पर जो ट्रांसपोर्टर अपना बिल लेगा, जो आपको बिल रेस करेगा ट्रांसपोर्टर, आरसीएम तो उस पर एप्लीकेबल है, वो तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है सर। और सर अगर किसी प्रीवियस ईयर का आप जमा करते हैं तो क्या उसकी आईटीसी ले पाएंगे? वो इसमें अलाउ कर दिया ना सर, अगर आपका ट्रांसपोर्टर अनरजिस्टर्ड है
तो आप जितना भी अमाउंट उसे आरसीएम का है उसको आज कैलकुलेट करिए, उस पे आरसीएम में टैक्स पे करिए, उसका आज इनवॉइस रेज करिए, और वो सारा क्रेडिट आज अवेल कर लीजिए, चाहे 17-18 का ही क्यों ना। आप ले सकते बस उसमें एक इशू आएगा कि एंड दैट मे हैपन टुडे और टुमारो डिपेंडिंग ऑन योर प्रूडेंस, कि एक पॉइंट ये जरूर डिपार्टमेंट रेज करता है कि आपकी जो 17-18 की लायबिलिटी थी, क्योंकि वो आप आज जमा करा रहे हैं, तो डिफरेंशियल पीरियड का इंटरेस्ट की एक लायबिलिटी का पॉइंट आ सकता है, पर क्रेडिट आप सर्टेनली ले सकते हैं आज जमा कर। शशांक जी, जी सर। ये जो जीएसटी काउंसिल ने पैकेजिंग बॉक्सेस के ऊपर में जो रेट रिवीजन किया है, एक तो उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। दूसरी चीज, पिछले फाइनेंशियल ईयर के अगेंस्ट में, हमारे सेल के अगेंस्ट में अगर किसी बायर ने डेबिट नोट इश्यू किया जो कि रिटर्न जमा करने के बाद में मिला, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे जीएसटी में? डेबिट नोट में तो आपको उन्होंने और टैक्स चार्ज किया होगा ना? नहीं, मैंने पहले चार्ज किया, मेरे बिल के अगेंस्ट में उन्होंने डेबिट नोट दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जब सेल वैल्यू कम हो गई तो उतना जीएसटी, उसका उस पोर्शन का जीएसटी तो कम होना चाहिए सर। मैं इसको थोड़ा सा और समझना चाहूंगा सर। आपने आपने ये सेल की बात कर रहे हैं आप या परचेज की बात? नहीं, मैं सेल की बात कर रहा हूँ। आपने सेल करा और सामने पार्टी ने आपको डेबिट नोट दे दिया जी, तो आपने उसके लिए अपने एंड पर कोई क्रेडिट नोट इशू करा? क्रेडिट नोट तो नेचुरली किया सर, जब डेबिट नोट मिला तो क्रेडिट नोट इशू किया। तो क्रेडिट नोट, जो डेबिट नोट आपको आया था, वो इस केस में विदाउट जीएसटी आया होगा? नहीं, विद जीएसटी आया। विद जीएसटी तो नहीं आ सकता सर। आपका क्रेडिट नोट विद जीएसटी इसमें जा सकता है, क्योंकि डेबिट नोट को इशू करने के लिए इट हैज टू बी अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इनवॉइस वेयर दे आर चार्जिंग टैक्स। खैर, इसमें जो टैक्स एडजस्टमेंट की फर्स्ट हैंड पावर है वो आपके हाथ में है। अगर आप इसमें टैक्स एडजस्टमेंट चाहते हैं तो सिंपली आपको एक जीएसटी क्रेडिट नोट इशू करना है और उससे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, इसको जीएसटी पोर्टल पर कैसे अपलोड करेंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये प्लस टैक्स का हमने इनवॉइस रेज किया था जी। पार्टी ने 1,000 रुपये प्लस जीएसटी का हमको डेबिट नोट दिया, तो उसने कई अमाउंट का हमने विद जीएसटी क्रेडिट नोट इश्यू किया, लेकिन ये जो इनवॉइस था वो मार्च महीने का था और पार्टी ने मार्च महीने में ही डेबिट नोट इश्यू किया, लेकिन मेरे को मिला तब तक जीएसटीआर 1 और 3B दोनों मार्च के फाइल हो चुके थे। ये मार्च कौन सा वाला मार्च है सर? मार्च 24 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप अभी से नवंबर तक किसी भी रिटर्न में क्रेडिट नोट को रिपोर्ट कर सकते हैं और उस महीने की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये डेट तो वही दिखाई जाएगी जिस डेट में डेबिट नोट क्रेडिट नोट है। वो डेट वही रहेगी, पर आप कल नवंबर तक किसी भी रिटर्न में सकते हैं। थैंक यू सर। तो पैकेजिंग बॉक्सेस वाला और थोड़ा क्लैरिकल दीजिए। किसका? पैकेजिंग बॉक्सेस के ऊपर में 18 से 12 जो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सिंपली उसको 18% से 12% ब्रैकेट में कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ 12 कुछ 18 में थे, तो एक बेनिफिट ही दे रहे हैं जिसमें वो टैक्स रेट को 6% से कम करके स्टैंडर्डाइज, चाहे कोरुगेटेड हो चाहे नॉन कोरुगेटेड के हो, चाहे सब सही से बन गया, सभी पर 12% का यूनिफॉर्म टैक्स रेट एप्लीकेबल कर रहे हैं। शशांक जी नमस्कार। नमस्कार। मैं पवन गोयल, मुजफ्फरनगर से। जी सर। इसमें इसी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कोरुगेटेड बॉक्स पे 18 से 12 हमारी कॉमोडिटी है पेपर कॉन, वो भी पेपर से, तो क्या वो भी 12% हो गया है? हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है पवन जी, आपका नेटवर्क भी। हेलो हेलो पवन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर, एक बार रिपीट हाँ करिए। भाई साहब, मैं ये पूछना चाहता है कि जो कोरुगेटेड बॉक्स पे 18 से 12 किया है, एक क्वेश्चन तो मेरा है कि हम पेपर कौन बनाते हैं, वो भी 12% के पेपर से बनाते हैं, तो क्या हमारा पेपर कौन भी 12% हो गया क्या? ठीक है। और दूसरा?
दूसरा है कि ये कब से लागू होगा, मतलब कौन सी डेट से हमें 12% चार्ज करना है सर अपनी बिल्स पे। सर दोनों ही सवालों के लिए हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो हमारे पास है वो सिर्फ जीएसटी काउंसिल की एक डेक्लेरेशन, एक प्रेस रिलीज है इसके रिगार्डिंग। जैसे कुछ पॉइंट्स पर सर्कुलर्स आ गए हैं, वैसे ही इस पॉइंट के ऊपर नोटिफिकेशंस अभी आने हैं, और उस नोटिफिकेशन से एचएसएन वाइज बताया जाएगा कि क्या क्या टैक्स रेट्स अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा बेहतर और ज्यादा प्रिसाइज आंसर दे पाएंगे। अभी थोड़ा सा इसमें आप और होल्ड रखिए, पेशेंस। वही मनीष करते रहे जो कटारे। करते आ रहे हैं अभी। अभी जी तो वही करते रहे ना, जो 18 लगा रहे बिल्कुल हैं तो 18 लगाते रहे अभी तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। मनीष जी। नमस्कार सर। सर हमारा एक क्वेश्चन था, वही 17, 18, 18, 19 का जो पीछे का इंटरेस्ट वेवर और पेनल्टी वेवर का आया है, जी तो उसमें मेरा ये कहना था 17, 18, 18, 19 तो ले लिया उन लोगों ने, 19, 20 का करेंटली चल रहा है, तो उसमें नोटिस दिया, उसमें हमने थोड़ा सा जमा कर एक्सेप्ट करके जमा कर दिया DRC-03 से, और जो रेसिडुअल अमाउंट है उसके लिए मेरे पास शो कॉज नोटिस आया है। तो क्या शो कॉज नोटिस पे भी अगर हम मान लीजिए मेरा बहुत ही मिनिमल अमाउंट है, 1000, 2000, और वो मान लीजिए वो सामने वाली हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इसलिए दिए हो, तो हम क्या वो मिनिमल अमाउंट जमा करके ये पेनाल्टी और वो वेव ऑफ हो जाएगा? सर, अगर आपका सेक्शन 73 का नोटिस है तो आपको बिना इंटरेस्ट बिना पेनल्टी का खाली टैक्स जमा करा देना होगा, और वो अमेंडमेंट अब इंट्रोड्यूस होना है, कुछ ही दिन में हो जाएगा। तो उसके बाद आपको जो भी डिमांड आपकी पेंडिंग है उस पर कोई इंटरेस्ट पेनल्टी नहीं देना, सिर्फ टैक्स का अमाउंट देना है। तो अभी मतलब वेट थोड़ा सा लिंगर ऑन करना चाहिए इसको कि ये आ जाए। बिल्कुल, आज तो जो भी आपके किसी के भी 73 के नोटिसेस हों और बाई चांस आप पे कोई प्रेशर हो जमा कराने का, तो आप बिल्कुल ना कराएं, वेट करें। 73 के लिए अमेंडमेंट आ रही है 17, 18, 18, 19, 19, 20 की, जिसमें आपको बिना इंटरेस्ट बिना पेनल्टी खाली टैक्स अमाउंट जमा करके आपका केस क्लोज हो जाएगा। ओके सर, थैंक यू। गरिमा जी, गरिमा अग्रवाल जी। चलिए, जब तक सचिन कुमार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, सचिन जी। सर नमस्कार, सभी को नमस्कार। जी सर, नमस्कार। सर हमने ना वेंडर से जो इनवॉइसेस रिसीव किए थे वो 6,04,372 के हैं, और इसमें सर, आपकी वॉइस थोड़ी धीमी है, थोड़ा सा आप। सर लगभग 6 लाख रुपए के हमने इनवॉइसेस रिसीव किए वेंडर से, और जो उसका टैक्स हमने 1,08,000 के आसपास पे किया हुआ है, लेकिन जो वेंडर्स ने जो है वो GSTR-1 भी फाइल नहीं किया अपना। तो ऐसे केस में क्या करने चाहिए? ऐसे केस में सर आप एक बार अपने लेवल पर उनको इंटीमेशन दीजिए, और अगर बियॉन्ड अ पॉइंट वो लोग कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं तो आप उनके जो जुरिसडिक्शनल डिपार्टमेंट है उनको लेटर लिख दीजिए कि हम। तो उन्होंने जो है अपना, कई लोगों ने अपना काम ही बंद कर दिया था उस पीरियड में, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं? कौन से पीरियड का है सर ये? 19-20 का है सर। 19-20 का। मतलब उन्होंने एक तो फाइल नहीं किया, और बाद में जब वो कोरोना आ गया तो उसके बाद उन्होंने अपना काम भी बंद कर दिया। अब उनसे बोल रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमने तो जो है वो अपना गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट्स क्लोज कर दिए। तो अभी आपका इसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, या अभी आप खुद ही इस परेशान है इसके लिए? नहीं, नोटिस आया है सर हमारे पास, और इसी का हम समझने की कोशिश करें क्या करना चाहिए इसमें। देखिए, इसमें सर ऐसा है कि सबसे पहले तो जजमेंट्स हैं जो ये कहती हैं कि अगर किसी सप्लायर ने कोई टैक्स पे नहीं करा तो आप उसकी रिकवरी रिसिपिएंट से नहीं कर सकते। आप सप्लायर को ढूंढिए, खोजिए और उससे रिकवरी करिए, या फिर ये प्रूव करिए कि सप्लायर और रेसिपिएंट ने मिलकर टैक्स की चोरी करी। तो सबसे पहले तो लीगल ग्राउंड ये हो गया जिसपे ये डिमांड सेट असाइड हो जाएगी। दूसरा, 19-20 के अंदर सरकार ने 20% की एक लिमिट दी हुई थी। दिसंबर 19 में ही प्रोविजन आया था कि जहां आप 2A से 20% तक एडिशनल क्रेडिट ले सकते थे। दिसंबर 19 से पहले कोई ऐसे लिमिट भी नहीं थी। तो आप उसमें भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं कि हमारा विद इन परमिसेबल लिमिट्स था। आप इन दो विषयों पर उसको लड़िए। आप लड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको अपील में उसमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा सर, तो आपने मुझे अभी बताया कि एक तो जैसे मुझे 1,08,000 रुपए का मैंने टोटल टैक्स जो है सप्लायर को पे किया था, जो कि उसने जमा नहीं किया हुआ।
तो इसमें से आप मुझे कह रहे हो कि 2A के अंतर्गत मुझे 20% का कुछ रिबेट मिलेगा क्या? आपका अगर दिसंबर 19 से पहले है तो आपको कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। दिसंबर 19 से मार्च 20 का जो है बीच का, उसमें 2A में फर्ज करिए 10 लाख का क्रेडिट था, तो आप 12 लाख का क्रेडिट अवेल कर सकते थे। ऐसी लिमिट सरकार ने इनिशियली इंट्रोड्यूस करी थी 19-20 में। अच्छा। तो शशांक, हाँ जी नया आपने शर्मा जी। प्रोविजन बताया है GST का मोर देन 1 लाख का, तो मेरे क्लाइंट की जैसे ज्वेलरी रिटेल शॉप है, तो मोर देन 1 लाख तो उनके लिए काफी सारी लिस्टिंग्स होंगी लिस्ट करने के लिए, तो ईच हैज टू बी लिस्टेड इंडिविजुअली। यस मैडम, इन केस ऑफ B2B इट इज एप्लीकेबल इवन फॉर 10 रुपीज 1 रुपी। तो B2C में अगर 1 लाख से ऊपर है तो फिर को इनवॉइस लेवल डिटेलिंग देनी पड़ेगी। Okay, and it will start from June R1 So from the for date when it becomes effective is to be notified. So we are awaiting the notification. okay, and शशांक आपने सर बताया कर सकते हैं अभी R1A अब 1A फॉर्म में, तो 11 से 20 तक अमेंडमेंट कर सकते हैं। हाँ, बट ऑफ कोर्स नेचुरल है ना मैडम, क्योंकि आप 1A तभी फाइल करना चाहेंगे जब 1 में कुछ छूट गया, तो आप 11 तक Right. wait करेंगे, और 3B के बाद आप फिर नेक्स्ट मंथ ही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। तो इसलिए 1, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है कि इट विल बी रेलेवेंट बिटवीन 11th एंड 20th। बाकी Right. कितने दिन ओपन रहता है, कैसे रहता है, दैट विल फॉलो इन द नोटिफिकेशन फाइन प्रिंट। The 2B will also change. 2B जो हमारा 14 तक फाइनल हो जाता था, वो भी फिर वॉलेटाइल हो जाएगा। That is something that we need to wait and watch. Of course, 2A will remain relevant after this, but 2B को क्या static रहेगा या volatile रहेगा, that is something which we still await. Alright. Okay, thanks. शशांक सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा रह गया था। जी ओके, जैसे वो 1,08,000 रुपए मैंने पे किया हुआ है सर टैक्स का, और जो पार्टी है वो बैंगलोर है, मतलब मैं नोएडा बेस्ड हूँ और वो पार्टी बैंगलोर है, तो मैं उससे मिल भी नहीं सकता एक तरह से, तो जिसका वो फायदा उठा रहे हैं। और क्या मुझे ये टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है कि मैं क्या करूँ इसका। सर, आप उसको कंटेस्ट करिए। मैंने जैसा आपको बताया, मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आपके फेवर में केस लॉज हैं जो आप रेसिपिएंट को सेफगार्ड करते हैं। और दूसरा, आप इसको सिर्फ 1,08,000 को मत देखिए, अपनी पूरी क्रेडिट एलिजिबिलिटी को भी देखिए। 20% की जो दिसंबर 19 के बाद 20% की लिमिट है उसको भी देखिए, और उस बेसिस पे से डिपार्टमेंट से कंटेस्ट करिए। और जो पार्टी बदमाशी कर रही है, जमा नहीं करा रही है, वो बैंगलोर, अगर आप जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते, तो बैंगलोर में उसका जो जुरिस्डिक्शन है वो तो GSTIN से आपको पता लग जाएगा। तो आप उसके डिपार्टमेंट को भी नोटिस लिखिए कि मैंने इनको ये सप्लाई, इनसे परचेज करी, उसका ये इनवॉइस है, पेमेंट प्रूफ है, उन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, मेरे को प्रोसीडिंग हो रही है। अपने डिपार्टमेंट को भी लेटर दीजिए, उनको भी दीजिए। उन्होंने सर वो कंपनी बंद कर दिया अपनी, अब इसमें क्या करूँगी? सर, आप कितनी भी बार पूछेंगे, आंसर वही है, आपको ये कंटेस्ट करना पड़ेगा। इसका कोई आप बार बार पूछने से मतलब, आई डोंट हैव कि आप एक ऐसा दरवाजा है कि जिसे आप खोल लीजिए और 1,08,000 का रिजोल्यूशन हो जाएगा। तो लड़ना ठीक है पड़ेगा, शशांक सर, लड़ना पड़ेगा, इसको कंटेस्ट करना। ठीक है शशांक सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मेरे ख्याल से गौरव जी। हाँ जी सर, थैंक यू। मैं पूछ लूँ एक क्वेश्चन? जी मेरा एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है कि नेगेटिव ITC को कैसे अकोमोडेट करेगा सिस्टम। लेट्स सपोज मैंने कुछ माल परचेज किया, उसका इनपुट आ गया, मैंने वो इनपुट ले लिया, अगले महीने पार्टी ने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया और वो नेगेटिव में आ गया, तो वो वहाँ जब एलिजिबल ITC आता है वहाँ नेगेटिव दिखाता है -so&so रुपीज, तो वो कैसे सिस्टम एडजस्ट करेगा और मुझे वो कैसे एडजस्ट करना? तो आपके सब्सिक्वेंट परचेजेस से इतना सब्सटैंशियल क्रेडिट नोट हो जाता है कि आपके मंथ ऑन मंथ परचेजेस के बावजूद वो नेगेटिव चला जाता है? नहीं, मैंने लेट्स सपोज मेरा IGST का एक परचेज की, मैंने एक ट्रक से माल आ गया, तो वो 3-4 महीने के लिए आ गया मेरे पास माल,
तो वो गुड्स आ गए, तो उसका आईटीसी मेरे को आया, मैंने क्लेम कर लिया। मेरा कुछ डिस्प्यूट हुआ, उसने मुझे क्रेडिट नोट इशू किया। उसने जब क्रेडिट नोट इशू किया तो जब आईटीसी शो करेगा नेक्स्ट मंथ में, तो वो माइनस में दिखाएगा, ठीक है। उसके अगले महीने में जब वो आईटीसी आएगा तो वो एक्चुअल आईटीसी दिखाएगा, वो माइनस वाले को डिडक्ट नहीं करता सिस्टम। तो उसको कैसे अकोमोडेट करूंगा? सर माइनस वाला मतलब आपकी लाइबिलिटी है, माइनस हाँ, इज मेरी लायबिलिटी मुझे पे करना है, दैट्स एग्री। वो पे कैसे करूँ? आप कैश से पे करिए। अगर आपका कैश से क्रेडिट पे कर दूं वो खड़ा रहेगा, ऑफसेट नहीं होता वो। कैश कैश लेजर में कैश बैलेंस है, हमने छोड़ा हुआ है, वो ऑफसेट कैसे होगा? वो ऑफसेट ही नहीं होता। देखिए ऑफसेट करना तो एक टेक्निकल चीज है। बात यह है कि हाउ आर यू लीगली साउंड प्रूफिंग योरसेल्फ अगेंस्ट एनी पॉसिबल एक्सपोजर। साउंड प्रूफिंग का तो एक ही तरीका है, उतना आप कैश बैलेंस छोड़ दो तो आपको डिपार्टमेंट कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि कैश बैलेंस इधर आप उस पे से डिडक्ट कर लो। बट लॉजिकली वो एडजस्ट कैसे होगा वो मुझे आज तक नहीं समझ में आया। वो नेगेटिव आपके अकाउंट्स में, वो नेगेटिव अगर 140 रुपए का फर्क है तो दिखाएगा लास्ट में, और उसको ऑफसेट कैसे करूं अकाउंटेंसी के लिए, तो वो मुझे समझ नहीं आया अभी तक। क्योंकि मैं उसको अगर कैश लेजर से जमा भी करता हूँ, वहाँ कैश लेजर में वो अमाउंट खड़ा है और वो ऑफसेट नहीं होता उसके अगेंस्ट। सर ऑफसेट करना इतनी बड़ी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, इनफैक्ट कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक प्रोसीजरल थिंग है। आपको क्या करना है कि कैश लेजर से बेटर है आप DRC-03 से अपना इस अमाउंट को पे करिए जो नेगेटिव आ रहा है, और अपने रिकॉर्ड्स के लिए रख लीजिए। कल अभी आपको कोई इशू नहीं आ रहा है, कल जब असेसमेंट ऑडिट या इन्वेस्टिगेशन होगा तब आपसे जब पूछा जाएगा कि ये मंथ ऑन मंथ नेगेटिव आ रहा था, तो आप उसको सेम फिगर का DRC-03 देंगे, तो वो इशू आपका वहीं सेटल हो जाएगा। The correct way is that you need to pay that amount to the credit of the government through DRC-03. Cash ledger is nothing but as good as your bank account, but with GST department. राइट, तो आपके हिसाब से DRC-03 फाइल कर दूं मैं? हाँ नेगेटिव कैश, जी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से सभी की हाँ, क्वेरीज। एक आलोक जी, हाँ नमस्कार आलोक जी नमस्कार सबको। नमस्कार जी, बताइए हाँ, सभी को नमस्कार। नमस्कार मैं भी, हाँ मेरा भी नमस्कार जी, नमस्कार अध्यक्ष जी, नमस्कार। बस एक मेरा क्वेश्चन है, नीरज जी आप ठीक ठाक सेफली आ गए, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर से घूम घाम के। तो शशांक जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे नीरज जी हैं, ही विल आस्क यू द क्वेश्चन। अभी एक हमारे साथ जीएसटी की एक समस्या आ रही है, तो ही विल आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, मैं सर नमस्कार। नमस्कार हेलो सर, नमस्कार जी। सर नमस्कार, बताएं। सर एक हमारे पास 73 में नोटिस आया है जिसमें उन्होंने ऑटो ड्राफ्टेड GSTR 2 में जो है अलग फिगर दी है, जो हमारे 2A में फिगर आ रही है वो करीब 10,000 रुपए ज्यादा है, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग हमारे ऊपर करीब 20,000 रुपए का टैक्स इम्पोज कर दिया है। उसमें हमने अपने हिसाब से जो डिफरेंस था वो तो जमा कर दिया विद इंटरेस्ट। 19-20 का केस है ये। डिफरेंस आपने जमा कर दिया विद इंटरेस्ट? हाँ जी, जो हमारे हिसाब से आ रहा है। अच्छा। लेकिन उनका ऑटो ड्राफ्टेड 2A जो है वो कम आ रहा है, और हमारे पास जो डाउनलोड 2A है उसमें करीब 20,000 रुपए ज्यादा है। सर देखिए ऐसा है कि 2A वॉलेटाइल है, और ये एक 2A को लेकर चैलेंज है अक्रॉस इंडस्ट्री के। जिस दिन आपने 9 फाइल करी होगी 19-20 की, उस दिन फिगर कुछ आती है, आज कुछ और आ रही होगी। डिपार्टमेंट ने जिस डेट को नोटिस इशू करा उस दिन कुछ और फिगर है। इसको लेकर आप अपना, आपके पास जो फिगर है और उसमें अगर पूरी फिगर आ रही है, आप उस पर पूरा भरोसा रखिए, रिलायंस रखिए, और आप उसी के बेस पर अपना जवाब तैयार करिए और डिपार्टमेंट के पास सबमिट करिए कि हमारे पास जो 2A की फिगर आ रही है डिपार्टमेंट के सिस्टम से ही आ रही है और उसमें ये फिगर है। आप जो कह रहे हैं आपके पास जो फिगर है, सर एक बार वो प्लीज देखने का। इसको हम कैसे माने, क्योंकि हमारा 2A तो हमारे हिसाब से जो फिगर बता रहा है, हमारा डिफरेंस हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो हम ये बड़ा फर्म स्टैंड ले रहे हैं कि जो हमारे पास 2A की फिगर है, और मोर इम्पोर्टेंटली जब हमने उस साल की 9/9 जो उस डेट पर जो 2A का बैलेंस है उसको फाइनल मानते हुए कि हमने उस दिन क्लोज कर दिया अपना कंप्लायंस उस फाइनेंशियल ईयर का, आप अपने एंड पर अपने कंप्लायंस को पूरा मानिए। डिपार्टमेंट अगर डिस्प्यूट कर रहा है
तो आप उस डिस्प्यूट का प्रॉपर रिटर्न जवाब दीजिए कि सर हमारा 2A जो बोल रहा है हमने उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक कंप्लायंस किया। अभी मैं कल गया था, जीएसटी डीसी साहब से मिला था, तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप अपने 2A के हिसाब से लिस्ट बना के दीजिए विद पार्टी वाइज, और वो जो है जी हम उसको, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है कि उन पार्टीज ने लेट रिटर्न फाइल की हो, इसलिए जो है हमारे उसमें नहीं आ रही। मैंने ये कहा कि जब हमारे 2A में शो हो रहा है तो उन्होंने टाइमली फाइल की है, तभी तो हमारे 2A में रिफ्लेक्ट होगा। जी तो ऐसे ही कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, लिस्ट उन्हें प्रोवाइड करानी चाहिए। हाँ, लिस्ट आप दीजिए, बिल्कुल लिस्ट दीजिए, और उसमें जो 2A की डिटेलिंग है वो पूरी उनको बना के दीजिए कि भाई हमारा 2A बता रहा है, बकायदा इनवॉइस वाइज बता रहा है कि हमारे ये सारी पार्टीज हैं और टाइमली इन्होंने चढ़ाया है, और उनको लेट देम पॉइंट आउट कि किसको वो कह रहे हैं कि लेट फाइल करा है और वो टाइम से नहीं रिपोर्टेड है। सर आखिरी बात ये थी मेरी कि इसमें हमने इंटरेस्ट भी जमा कर दिया है, अब वो जो आ रहा है कि इंटरेस्ट वेव ऑफ होगा, क्या ये इसमें एडजस्ट होगा या नहीं? देखिए, एडजस्ट तो नहीं होगा, ये तो तभी रेलिवेंट है कि कोई ऐसी डिमांड है जो आपने जमा नहीं कराई और 73 का केस है, तो वो अगर चल रहा है तो उस केस में आपके लिए रेलिवेंट है। जो आप जमा करा चुके ऑलरेडी वो तो आपका पहले ही, आप ये मान के चलिए कि खत्म हो गया। अब अगर कोई और डिमांड आपकी आती है 17, 18, 18, 19, 19, 20 की 73 में, तो उसमें आप उसका बेनिफिट लेके विदाउट इंटरेस्ट विदाउट पेनल्टी अपना टैक्स अमाउंट जमा करा सकते हैं। चलिए, मेरे को लगता है बहुत अच्छी एक सेशन रहा थैंक यू और तो काफी लोगों की क्वेरीज में आई। मैं अब हमारे बीच हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है दिनेश गोयल जी से उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की मीटिंग को कंपाइल करके हमारे सभी लोगों का धन्यवाद दूं। श्री दिनेश गोयल जी। धन्यवाद सर। मास्टर जी, बहुत बहुत आपका आभार है। मैं जरा लेट ज्वाइन कर पाया, मैं नहीं था तो इस वजह से, बट जितना मैंने सुना दे वर हाईली टेक्निकल, और जो एक क्वेरीज थी वो 3rd लेवल की क्वेरीज थी हमारे मेंबर्स से, और वो मे बी 4th लेवल, और उसका उनका भी यहाँ पर निदान हुआ। एंड रियली दिस आर द थिंग फाइन जो हमें चाहिए होती है, क्योंकि जनरल चीज़ें नीड टू बी अटेंडेड नाइसली, उन सबको अटेंड ये जो स्पेशलाइज है। तो रियली थैंक्स टू शशांक जी for giving such a good deliberation and attending all the queries, and हमारे बड़े डिजर्विंग ये सब्जेक्ट कमेटी चेयरमैन है, और थैंक्स टू आवर पास्ट प्रेसिडेंट्स, हमारे ऑल चैप्टर चेयरमैन, डिविजनल चेयरमैन, सब्जेक्ट कमेटी चेयरमैन, एंड आवर वाइस प्रेसिडेंट एंड COB मेंबर्स, सेक्रेटरीज, जिन्होंने इस को और इलीट बनाया विद देयर क्वेश्चंस, अपने पूछकर इसको और सागर्भित बनाया हमारी पूरी डिस्कशन को। टू आवर PSGT एंड ऑफ कोर्स टू द प्रेसिडेंट, जिन्होंने इसको हमेशा इनिशिएटिव लेते हैं और हम लोगों का मोरल बढ़ाते हैं।